नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूं का। अगला जो रोग है गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग, भूरा रोली रोग जिसको कहते हैं, जो पर्णकीट रोग है उसकी हम बात करते हैं। गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग, तो ये जो रोग है उत्तरी भारत, देखिए मेन जो है ना इसका, ऐसे तो भारत में ये सभी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर इसकी प्रायोरिटी होती है, उत्तरी एवं पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक पाया जाता है। और उनमें भी कौन से इलाके, जैसे पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में ये रोग अधिक पाया जाता है। यहाँ पर इसका जो संक्रमण है इन इलाकों में यहाँ पर इसका संक्रमण अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके संक्रमण की बात हुई कि किन इलाकों में ये अधिक है। और 1972-73 में जब ये रोग महामारी के रूप में फैला था, जब ये रोग प्रकट हुआ था, तो 1.5 मिलियन टन गेहूं की उत्पादन में हानि हुई थी। ये एक छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं कि 1972-73 में इस रोग की महामारी के रूप में ये रोग जब प्रकट हुआ था, उसके कारण जो है कितनी हानि हुई, तो लगभग 1.5 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन में हानि हुई थी, क्षति हुई थी इसके कारण। अब ये देखिए, जो जैसे हमने काला रोली रोग देखा था, उसी तरह इसमें भी स्पॉट बनते हैं पत्तियों पर, तने पर, तो ये भूरे रंग के होंगे, इसलिए इसको भूरा रोली रोग कहा जाता है। ये काले नहीं पड़ते, ये स्पॉट भूरे रहेंगे, उसमें वो काले पड़ जाते हैं फसल परिपक्व होने पर, इसलिए वो काला रोली रोग हो गया। और ये इस तरह से भूरे स्पॉट ही रहेंगे। लक्षण, तो लक्षणों की बात करें तो मैंने बताया आपको, ये प्रथम लक्षण कहाँ पर प्रकट होंगे, पत्तियों पर। वो स्तंभ रोली रोग था तो वो तने पर प्रकट हो रहे थे। इसमें ये हम पढ़ रहे हैं पर्णकीट रोग यानी पर्ण रोली रोग है, इसलिए इसके लक्षण जो पहले प्रकट होंगे वो पत्तियों पर प्रकट होंगे। और पत्तियों पर जब लक्षण प्रकट होंगे तो उसके ऊपरी सतह पर ये देखिए जंग लगे हुए दाने समान हमें दिखाई देंगे, छोटे गोलाकार चमकीले नारंगी रंग के ये स्पॉट हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हम यूरिडीनियम कहते हैं। जैसे उसमें भूरे स्पॉट यूरिडीनियम थे, इसमें ये नारंगी स्पॉट यूरिडीनियम है। और यूरिडो बीजाणु बनते हैं इनके अंदर। तो परिपक्व होने पर ये बाह्य त्वचा के फटने पर यूरिडो बीजाणु इनसे निकलेंगे, क्योंकि ये क्या है, यूरिडीनियम एक बीजाणुधानी है। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं बीजाणुधानी फटती है और उससे ये बाहर निकलते हैं और ये भूरे रंग के चूर्ण के रूप में ये बीजाणु जो है बाहर बिखरने लग जाते हैं और पत्तियों के आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में, यूरिडो बीजाणु हवा के माध्यम से संचरित हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें भी ये जब ये यूरिडीनियम फट जाती है झिल्ली, तो ये बीजाणु बाहर आ जाते हैं, बाहर बिखर के हवा में फैल जाते हैं और एक से दूसरे पौधे को संक्रमित करते हैं। इसलिए रोग महामारी का रूप ले लेता है। तो ये इसके लक्षण थे। इसके बाद हम बात करते हैं और इसके लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे, कि पत्ती पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पीली दिखाई देने लग जाती है। यानी पहले धीरे धीरे पत्ती आंशिक रूप से धीरे धीरे पीली होती है, फिर धीरे धीरे पूरी पीली हो जाती है। फिर संक्रमित पौधों की मृत्यु परिपक्व होने से पूर्व ही हो जाती है, यानी पूरे पौधा परिपक्व नहीं हो पाता, उससे पहले ही वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी, क्योंकि ये कवक तंतु कवक जाल धीरे धीरे कोशिकाओं को नष्ट करने लगेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बाली में दाने सिकुड़े हुए बनेंगे और कई बार बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं। और गंभीर अवस्था में पौधे आकार में छोटे रह जाते हैं और उनका जड़ तंत्र जो होता है, यानी इनकी जड़ें अल्प विकसित रह जाती है, यानी मिट्टी में वो जो पौधे हैं मजबूती से नहीं रह पाते, क्योंकि जड़ तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए धीरे धीरे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसके थे लक्षण। अब बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो देखिए पक्सीनिया, उसमें हमने पढ़ा था पक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई, और इसमें पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, यानी वंश वही है लेकिन जाति अलग अलग है। तो यहाँ पर वंश हो गया पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। अब देखिए, मैंने जैसे उसमें काले रोली रोग में बताया आपको दो परपोसी हैं, एक तो बारबरिस की झाड़ी हो गई, जो झाड़ी वाले पौधे हैं, घास वाले पौधे हैं वो हो गए, इसके एकांतर परपोसी, और प्राथमिक परपोसी हो गया गेहूं। तो बिल्कुल यही बात इसमें है कि इसमें जो एकांतर परपोसी है वो थैलिक्ट्रम की प्रजातियां होती है, और भारत में थैलिक्ट्रम जैपोनिकम और एक थैलिक्ट्रम फ्लेवम, ये दो प्रजातियां जो है इसकी एकांतर परपोसी है। थैलिक्ट्रम की जो प्रजातियाँ होगी वो इसकी एकांतर परपोसी होगी। भारत में मेन ये दो हैं, लेकिन ये कम प्रभावित करती है।
बाद में रूस में हम देखा जाए तो रूस में भी इसकी एकांतर परपोषी प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन वो है आइसोपायरम फ्यूमेरियोइड्स। ठीक है, आइसोपायरम फ्यूमेरियोइड्स ये प्रजाति जो है रूस में इसकी एकांतर परपोषी का कार्य करती है। एकांतर परपोषी का मतलब हो गया कि जैसे गेहूं के पौधों पर ये बीजाणु संक्रमण करते हैं और बाद में इनकी एक अवस्था, जैसे अभी हमने साइकिल में समझा था, इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हमने देखा था जो बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। पहले यूरेडो बीजाणु गेहूं के पौधे पर होते हैं, फिर वो बनाते हैं टीलियो, टीलियो से बनता है प्रोबेसिडियम, प्रोबेसिडियम से जो बेसिडियो बीजाणु बनेंगे वो हवा के माध्यम के संचरित होकर के और इन थैलिक्ट्रम जो पौधों पर पहुँचेंगे और ये थैलिक्ट्रम पौधों पर इनकी बाकी अवस्थाएँ पूर्ण होती है और फिर वापस ये गेहूँ की फसल को संक्रमित करते हैं। इसलिए इनको एकांतर परपोषी कहा जाता है। एक के अंतर पर गेहूं, फिर थैलिक्ट्रम, फिर गेहूं, इस तरह से क्रम चलता है, इसलिए एकांतर परपोषी कहलाएंगे। तो बाद में देखिए इसके जो यूरेडो बीजाणु है, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर आता है। इसके जो यूरेडो बीजाणु होते हैं, जो हमने काला रोली रोग में पढ़े थे यूरेडो बीजाणु पक्सीन या ग्रेमिनिस के, उनमें तो 4 जनन छिद्र होते हैं और इसके अंदर 7 से 10 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिन जनन छिद्रों से अंकुरण नलिकाएं निकलती है और ये कवक तंतु बनाते हैं और जाल बनाते हैं। और जो टीलियो बीजाणु है, इसके टीलियो बीजाणु जो है आयताकार होते हैं, जबकि हमने काला रोली रोग में पढ़ा था ये दीर्घ वृत्ताकार होते हैं या अंडाकार शेप में होते हैं, लेकिन इसके जो टीलियो बीजाणु होंगे वो आयताकार होंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी लाइफ साइकिल जो है पूरी काला रोली रोग के समान होगी। अब देखिए अगली बात करते हैं हम पीला रोली रोग। इनके प्रबंधन भी एक समान है, जो प्रबंधन मैंने बताया था काला रोली रोग में वही प्रबंधन पीला रोली रोग में होगा और वही प्रबंधन भूरा रोली रोग में होगा। यानी ऑक्सीकार्बोक्सिन का जो है ऑक्सीकार्बोक्सिन है उसका 8 से 10 दिन में 3 से 4 छिड़काव हो जाने चाहिए। और ट्राईएडिमेफोन है उसका 0.2% मात्रा है, उसका 7 से 20 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव हो जाने चाहिए। यही प्रबंधन इसमें आता है। सस्य प्रबंधन में यही है कि संक्रमित पौधे हैं उनको उखाड़ देना चाहिए और जो गेहूं की हम बुआई कर रहे हैं उनकी अगेती, जो शीघ्र पकने वाली फसल है उसकी बुआई करनी चाहिए और जो देरी से पकने वाली फसल है उनकी भी हमें अगेती बुआई कर लेनी चाहिए। और जो संतुलित उर्वरक है, संतुलित सिंचाई है, इनका प्रयोग करना चाहिए और जैविक किस्में हमें काम लेनी चाहिए। तो ये प्रबंधन बिल्कुल सेम रहेगा। हम लक्षणों की और बात करेंगे तो लक्षणों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, बाकी लाइफ साइकिल सेम है, इनका प्रबंधन सेम है। तो एक साथ हम 3 रोग जो है उनका प्रबंधन पढ़ सकते हैं, एक साथ उनको याद कर सकते हैं क्योंकि सिमिलरिटी है और लाइफ साइकिल भी सिमिलर है, बस अंतर इनके लक्षणों में आता है थोड़ा बहुत। ये भी देखिए उत्तर पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक है, जैसे पंजाब में कहाँ पर इसका प्रकोप अधिक है, पंजाब के गुरदासपुर, रोपड़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ये रोग प्रकट होता है, इन क्षेत्रों में इसका प्रकोप अधिक होता है। उसके बाद देखिए अगला इसके लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर ये पीला रोली रोग है, नाम पीला रोली रोग है इसलिए यहाँ पर देखिए पत्ती पर पीले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे पत्तियाँ भी है, तने भी है, वो पीले पड़ जाते हैं। तो पत्तियों पर देखिए हमें पीले रंग के ये स्पॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस भागों में पीले रंग की नज़र आ रही है हमें पत्ती, पीले रंग के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पीला रोली रोग। तो पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार स्पॉट, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा इमेज को बड़ा कर देती हूँ आपको और स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के स्पॉट नज़र आ रहे हैं और ये स्पॉट पत्तियों पर बनते बनते धीरे धीरे पुष्प पर बन जाते हैं, पुष्प वृंत पर, पत्तियों के पर्णाच्छद पर। जो पर्णाच्छद होता है इसके पूरे के पूरे भाग पर ये धीरे धीरे स्पॉट फैल जाते हैं और इसकी जो फसल की परिपक्व अवस्था आएगी तो ये स्पॉट क्या होंगे, जब फसल परिपक्व हो जाएगी तो ये पूरे के पूरे स्पॉट जो है परिपक्व अवस्था में पर्णाच्छद स्तंभों पर काले रंग के टीलियो बीजाणु बनाते हैं, यानी ये स्पॉट धीरे धीरे काले पड़ जाएंगे और वो टीलियो बीजाणु का निर्माण करेंगे। तो ये इसके लक्षण थे, ये तीनों रोली रोगों के लक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमारे ये 3 जो इम्पोर्टेंट रोली रोग है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसका हम रोगजनक की बात करते हैं पीला रोली रोग के। तो रोगजनक इसका है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, जैसे हमने उसमें पढ़ा था पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रिसाई और एक में पक्सीनिया रिकॉन्डिटा
और इसका हो गया पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो देखिए वंश समान है लेकिन जातियाँ इनकी अलग अलग है। तो इसकी प्रजाति जो पीला रोली रोग है उसको संक्रमित करने वाला रोगजनक जो है उसकी प्रजाति हो गई स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इन पे। पीला रोली रोग है उसका रोग कारक का नाम बताइए, तो वो गया पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। फिर रोग चक्र की बात करते हैं तो रोग चक्र मैंने बताया था आपको वही 5 अवस्थाएं होती है जो हमने पहले पढ़ी थी डायग्राम में। एक सिंपल डायग्राम से भी हम इस तरह से समझ सकते हैं इसकी 5 अवस्थाओं को। तो देखिए पहले गेहूं के पौधों पर इसका संक्रमण हुआ, ये इस तरह से अंकुरित कर रहा है, गेहूं के पौधों पर संक्रमण, इसके कवक तंतु फैल रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूरेडो बीजाणु बने थे। यूरेडो बीजाणु से फिर देखो बने टीलियो, ये हो गए यूरेडो स्पोर्स। ये आपको डायग्राम स्पष्ट दिख रहा है। अब इसको और बड़ा कर देती हूँ मैं वीडियो को, डायग्राम को। ये देखिए यहाँ पर ये जो पहले बीजाणु दिख रहे हैं आपको, ये है यूरेडो बीजाणु, ये बन गए यूरेडो बीजाणु ये। और उसके बाद यूरेडो बीजाणु से बन गए टीलियो बीजाणु, ये यहाँ से इससे बने टीलियो बीजाणु। फिर इस टीलियो बीजाणु से पर देखिए अंगुली जैसा उभारनुमा रचना अंकुरित हुई, ये कहलाएगी प्रोबेसिडियम। और प्रोबेसिडियम पर देखिए छोटी छोटी गोल आकार की रचनाएं बन रही है इस प्रोबेसिडियम पर, ये कहलाती है बेसिडियो बीजाणु। और ये बेसिडियो बीजाणु हवा के माध्यम से संचरित होते हैं और बर्बरिस की झाड़ी पर पहुंच जाते हैं, बर्बरिस को इन्फेक्टेड करते हैं यानी उसमें संक्रमण फैलाते हैं और वहाँ पर ये कवक तंतु बनाते हैं और धीरे धीरे ये वृद्धि करके और फ्लास्क नुमा रचना बनाते हैं। इस तरह की फ्लास्क के आकार की रचना बन रही है, वो पिकनिया हो गई और इस पिकनिया के अंदर बन गए पिकनियो बीजाणु। और वो पिकनियो बीजाणु जो है आपस में संलयित हो जाते हैं यानी आपस में जुड़ जाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ पर आपस में कवक तंतु जुड़ गए, द्विगुणन हो गया इनका, अगुणित से द्विगुणित बन जाते हैं। ये जो बीजाणु बनते हैं ना ये अगुणित होते हैं, ये एन होते हैं। और यहाँ पर ये जो पिकनियो बीजाणु बने वो भी एन हो गए। तो 2 विपरीत प्रकृति के एन जुड़ करके बन जाते हैं 2n, द्विगुणित अवस्था बन जाती है। तो ये द्विगुणित अवस्था से ये पहुँचते हैं आगे पत्ती की निचली सतह पर कवक तंतुओं का जाल बना करके, और जाल बना करके ये नीचे फ्लास्क नुमा रचना बना के उसमें ईशियो बीजाणु बनाते हैं। और ये ईशियो बीजाणु देखिए यहाँ एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है, इस तरह से श्रृंखला के रूप में उपस्थित है। और फिर यहाँ से ये हवा के माध्यम से ईशियो बीजाणु फैलेंगे और फैल करके वही गेहूं के पौधों में वापस संक्रमण फैलाएंगे और उसमें कवक तंतुओं के द्वारा वृद्धि गुणन करेंगे और यूरेडो बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। फिर ये बीजाणु धीरे धीरे यूरेडो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एक लाइफ साइकिल थी। ये तीनों ही रोली रोग की सिमिलर लाइफ साइकिल है। तो यहाँ तक कि हमने रोली रोगों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं अगला जो रोग है गेहूं का अनावर्त या छिद्रा कंड रोग। अनावर्त का मतलब है बिना आवरण के, कोई आवरण नहीं रहता है। अब इस रोग के और क्या क्या नाम है, अलग अलग इलाकों में जिसके अलग अलग नाम है, तो जैसे कांजियारी, केरंजुआ, कान्ही, काइमा, कालीमा, ठीक है, ये सिल थी, ये इसके अलग अलग नाम है। चलिए ये इसके नाम हो गए अलग अलग। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं, लक्षणों पर चलते हैं। तो इस रोग में लक्षण क्या प्रकट होंगे, तो देखिए आपको डायग्राम में दिख रही है गेहूं की बाली। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि बाली में जो है काले रंग के कोयले की तरह रचना, कोयले के चूर्ण की तरह या कोयले की तरह रचना दिख रही है, काली काली हो गई है बाली। तो इसी को ये कंड कहा जाता है। रोग का नाम है ना कंड, ये कंड रोग या कंडवा। तो कंड रोग इसलिए नाम हो गया क्योंकि ये जो हमें स्मट दिख रहे हैं ना काले रंग के, ये जो दिख रहे हैं वे भाग,
ये दाने जो है ना, बालियों में दाने नहीं बन करके काले कोयले जैसी रचनाएं बन गई है, उसी को स्मट या कंड कहा जाता है। इसलिए इस रोग का नाम हो गया कंड रोग। लेकिन इसको अनावर्त कंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले तो क्या होता है, एक पतली झिल्ली बनती है इस कंड के ऊपर, और वो धीरे धीरे झिल्ली जो है सूख करके नष्ट हो जाती है, और इसके नष्ट होने पर क्या होता है कि बीजाणु इसमें से मुक्त होकर वातावरण में फैल जाते हैं। इसलिए इसको अनावर्त कंड कहा जाता है। क्वेश्चन है कि इसको अनावर्त कंड क्यों कहा जाता है? तो कंड के ऊपर की जो झिल्ली बनती है वो झिल्ली टूट जाती है, और टूटने से बीजाणु जो है बिखर जाते हैं, इसलिए इसको अनावर्त कंड कहते हैं। तो यहाँ पर लक्षण क्या क्या प्रकट हो रहे हैं कि बाली जो है उसमें दानों की बजाय काले रंग के कंड बन रहे हैं, और वो कंड पर जो झिल्ली है धीरे धीरे फट जाती है और बीजाणु बिखर जाते हैं और पूरे आगे दूसरे पौधों को संक्रमित करते हैं। तो बाली में दाने नहीं बनते और दानों के स्थान पर कंडों का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमने इसके लक्षण देखे थे। तो देखिए, प्रथम लक्षण बालियों के निकलने पर, जैसे बालें निकलती है, अभी बताया था आपको, बाली पर काले काले कंड बन जाते हैं। बाली के स्थान पर काले रंग के कोयले के चूर्ण जैसा पदार्थ यानी कंड का निर्माण हो गया। संपूर्ण बाली एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है। मैंने कहा था पहले पतली झिल्ली रहेगी इसके ऊपर, धीरे धीरे वो झिल्ली फट जाएगी, और झिल्ली फटते ही ये जो बीजाणु है वो बाहर बिखर जाएंगे, और झिल्ली के फटने पर बीजाणु हवा में बिखर जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं और अगले स्वस्थ पौधों को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका रोगजनक की। तो इसका रोगजनक है अस्टिलेगोसेजेटम प्रजाति, इसकी हो गई टिट्रीसाई। क्योंकि गेहूं के पौधे में ये संक्रमण हो रहा है ना, इसलिए गेहूं का प्रजाति के कारण ये जो पीछे प्रजाति हम लगाते हैं यानी किसी पर्टिकुलर पौधे को संक्रमित कर रही है, एक कुल पर्टिकुलर प्रजाति कुल है उसके पौधे को संक्रमित कर रही है। तो यहाँ पर ये गेहूं के पौधे को संक्रमित कर रहे हैं, इसलिए इसको टिट्रीसाई प्रजाति का नाम हो गया इसका टिट्रीसाई। सेजेटम की प्रजाति हो गई टिट्रीसाई। तो ये इसका रोगजनक का नाम हो गया अस्टिलेगो सेजेटम और इसकी प्रजाति हो गई टिट्रीसाई। अब हम बात करते हैं इस बीजाणु, ये दिखने में कैसे होंगे, ये जो बीजाणु इस पर बनते हैं, तो ये बीजाणु होंगे पीले भूरे रंग के गोल आकार के। जैसे यूरेडो बीजाणु भूरे रंग के थे, गोल आकार के थे, बिल्कुल इसी तरह ये भी गोल आकार के या अंडाकार पीले भूरे होंगे। और जैसे यूरेडो बीजाणु पर छोटे छोटे कांटोनुमा रचनाएं दिख रही थी, तो इस पर भी छोटे छोटे कांटोनुमा रचनाएं दिखाई देगी इन पर भी। तो छोटे छोटे कांटों जैसी रचना युक्त कोशिकीय, चार कोशिकीय प्राक तंतु, ये जब अंकुरित होते हैं जो कवक तंतु बनाते हैं, वो कवक तंतु जो बनेगा वो प्राक तंतु कहलाएगा, और वो चार कोशिकीय होगा, यानी उसे चार कोशिकाओं से एक तंतु बनेगा। पटयुक्त होता है इसलिए उसे हम चार कोशिकीय कह सकते हैं। कोशिका से संक्रमण सूत्र, यानी ये जो प्राक तंतु बना है इसमें चार कोशिकाएं और हर कोशिका से एक एक संक्रमण सूत्र निकलेगा, और वो संक्रमण सूत्र निकलेगा तो वो दो अलग अलग संक्रमण सूत्र आपस में संयोजित होकर के एक द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र बनाएंगे। यानी ये संक्रमण सूत्र अगुणित है और आपस में जुड़ करके द्विगुणित संरचना बनाएंगे, तो ये द्विगुणित संक्रमण सूत्र बनाते हैं, और वो संक्रमण सूत्र फिर क्या होगा, उस पौधे की वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाएगा, जो वर्तिकाग्र में प्रवेश करके भ्रूण तक पहुँच जाएगा और निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। तो यही इस बात इसके रोग चक्र में आती है कि ये जो बीजाणु होते हैं वो अंत बीजोड़ होते हैं। ये जो बीजाणु बनते हैं ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, इसके बीजाणु जो है प्रकृति कैसी होती है, अंत बीजोड़। अंत बीजोड़ का मतलब क्या हुआ कि ये जो बीजाणु है वो बीज के अंदर सुरक्षित रहेंगे। इनका जो गेहूं के बीज होते हैं ना उसके अंदर ये सुरक्षित पड़े रहते हैं बीजाणु। और क्या होता है कि जब अगली जो फसल लेते हैं हम, तो स्वस्थ बीजों के साथ ये अगर बीज मिश्रित हो जाते हैं या खेत में कहीं जैसे संक्रमित बीज रह गए इनके अवशेष, तो ये स्वस्थ पौधों को संक्रमित करेंगे अगले। अब ये हो गया अंत बीजाणु जो होते हैं ना, अंत बीजाणु क्या होगा इसमें, ये अंत बीजाणु का मतलब हो गया कि बीज के अंदर ये सुरक्षित है। अब जैसे जैसे बीज में से पौधा अंकुरित होगा और वो वृद्धि करेगा, उसके साथ साथ ये भी वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के बाद क्या होगा कि जब पौधा पूरी तरह वृद्धि कर जाएगा और इसमें जब पुष्पन होने लगेगा, उस पुष्पन के समय ये उस पुष्प में पहुंच जाएंगे और उस अंडाशय में पहुंच जाएंगे और वापस वही बीजाणु बनाएंगे और अगले पौधों को संक्रमित करेंगे। तो देखो ये विखंडित होकर ये पौधे के साथ बढ़ेंगे, और जब
पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। ये देखिए अंतःबीजोड़ है और पौधे के शीर्ष भाग में, जो शीर्ष भाग होता है ना, उस शीर्ष भाग के साथ ये बढ़ते हैं और पुष्पन के समय, जब पौधों में पुष्पन हो जाता है, उस पुष्पन के समय ये विखंडित होकर के कंड बीजाणु बनाएंगे और अंकुरित होकर के संक्रमण सूत्र बनाते हैं और वो भेद करके वर्तिकाग्र को भेद करके भ्रूण में पहुंच जाएगा और निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे। और जब बीज अंकुरित होंगे तो वापस इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा।